हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चैट बॉक्स है वीडियो का, उसमें कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है एक केस स्टडी को लेकर के। ये केस स्टडी रिलेट करती है एक्सचेंज रेट्स को। हमारे चैप्टर 1 में मॉड्यूल ए का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड, केस स्टडीज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी के थ्रू हम जो नॉलेज अक्वायर करते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, उसका एप्लीकेशन होता है। और केस स्टडी के बीएफएम के अंदर चाहे सीआईबी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी को। तो दिस इज इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। तो ये एक टेबल है हमारे सामने। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, पैरामीटर्स हैं, कंट्री है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं और इधर ये 4 कंट्रीज हैं। देयर आर 6 पैरामीटर्स। ये 6 पैरामीटर्स क्या हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पैरामीटर है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का पैरामीटर है, मॉनेटरी पॉलिसी का पैरामीटर है, इंटरेस्ट रेट्स उनका पैरामीटर है, पॉलिटिकल इश्यूज। इनफैक्ट इट इज़ नॉट पॉलिटिकल इशू, तो फिस्कल पॉलिसी का पैरामीटर है एंड स्पेकुलेटरी फोर्सेस का पैरामीटर है। तो ये हमारा पैरामीटर नंबर 5 के ऊपर फिस्कल पॉलिसी का पैरामीटर है। इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमें बताया क्या गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री 1 के लिए डेफिसिट है, कंट्री 2 के लिए डेफिसिट है, कंट्री 3 के लिए सरप्लस है, कंट्री 4 के लिए सरप्लस है। इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री 1 के लिए हाई है, कंट्री 2 के लिए लो, कंट्री 3 में हाई, कंट्री 4 में लो। मॉनेटरी पॉलिसी, सो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री 1 में एक्सपेंशनरी है, कंट्री 2 में कॉन्ट्रैक्शनरी है, कंट्री 3 में एक्सपेंशनरी है और कंट्री 4 में कॉन्ट्रैक्शनरी है। इंटरेस्ट रेट कंट्री 1 के अंदर लो है, कंट्री 2 के अंदर हाई है, कंट्री 3 के अंदर हाई है, कंट्री 4 के अंदर लो है। फिस्कल पॉलिसी का पैरामीटर हम अगले पेज के ऊपर रीड करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा अगली स्लाइड के ऊपर है। स्पेकुलेटरी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है कंट्री 1 में, कंट्री 2 में वीक है, कंट्री 3 में वीक है और कंट्री 4 में स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और हमने इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, फैक्टर्स टू डिटरमिन एक्सचेंज रेट, इन फैक्टर्स का एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो हमने एग्जामिन करना है। तो एक्सचेंज रेट की जब हम बात करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी को भी बेस ले लेते हैं और होम करेंसी को भी बेस ले लेते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम उसको बेस बना करके आगे केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को टेकअप कर लेते हैं वन बाय वन। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। On the basis of balance of payment, find true and false about value of home currency. On the basis of balance of payment, हमने find out करना है true और false about value of the home currency. तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको रिलेट करता हुआ। सो देखिए इसमें क्या पोजीशन बनती है। हमारे ऑप्शन आंसर्स कहते हैं कि कंट्री C1 के अंदर जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, कंट्री C2 के अंदर, सो कंट्री 2 के अंदर स्ट्रॉन्ग रहेगी, कंट्री 3 के अंदर वीक रहेगी
और कंट्री 4 के अंदर वीक रहेगी। हमने एग्जामिन करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। फिर पहले हमें ये फंडा पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है होम करेंसी की वैल्यू के ऊपर। उससे पहले ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी पूरी वर्ल्ड के प्रति पेएबल अमाउंट क्या है पूरे वर्ल्ड के प्रति, और रिसीवेबल अमाउंट कितना है, यानी दुनिया को हमने देना कितना है, दुनिया से लेना हमने कितना है। इन दोनों का जो गैप है वो गैप को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये गैप हमारा सरप्लस में भी हो सकता है और ये गैप हमारा डेफिसिट भी हो सकता है। सो जब रिसीवेबल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये सरप्लस है, जब पेएबल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये डेफिसिट है। इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है होम करेंसी की वैल्यू के ऊपर कंपेयर टू अदर करेंसीज। अगर हमारा सरप्लस है तो होम करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी, अगर हमारा डेफिसिट है तो होम करेंसी हमारी वीक होगी। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंडा को सामने रखते हुए हम इमीडिएटली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पोजीशन बनेगी। यहाँ पे ये डेफिसिट है तो डेफिसिट का मतलब है कि यहाँ पे होम करेंसी की जो वैल्यू है वो वीक रहेगी, तो यहाँ पे भी वीक रहेगी। यहाँ पे सरप्लस है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी, यहाँ पे सरप्लस है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। वो कहता है पहला, सो कंट्री 1 स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये तो फॉल्स हो गया। कंट्री 2 स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये भी फॉल्स हो गया। कंट्री 3 वीक रहेगा तो ये भी फॉल्स हो गया। कंट्री 4 वीक रहेगा तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इसमें सारे के सारे ही फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं ये। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आई होप कि ये हमने बिल्कुल एकदम ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया है। लेट अस नाउ गो टू सेकंड क्वेश्चन। Based on economic growth rate, which country will have weak home currency? तो हमने बताना है, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बेस मान लें, यानी अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, तो हमने बताना है कि इनमें से किस कंट्री की जो करेंसी है वो वीक होम करेंसी होगी। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो पहले हम फंडा को ठीक से अंडरस्टैंड कर लें। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी जो हमारा जीडीपी है, जब हमारा जीडीपी इंक्रीज करता है तो दैट मीन जो हमारी होम कंजम्पशन है कंट्री के विद इन, हमारी होम कंजम्पशन इंक्रीज कर रही है और साथ में हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो हम कंट्री के विद इन भी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं और कंट्री के बाहर भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो उस केस में हमारा जो होम करेंसी है उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगी। सो जब जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी का फ्लो होगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इससे जो होम करेंसी है उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो दिस मीन जब जीडीपी इंक्रीज करेगा तब होम करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी या स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो अब हम इसको लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है तो इट मीन यहाँ पे होम करेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट लो है तो यहाँ पे होम करेंसी वीक बनेगी। तो यहाँ पे हाई बनेगी और यहाँ पे वीक बनेगी। अब इसके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो कौन सा वो कंट्री है जहां होम करेंसी वीक रहेगी। तो दिस मीन इस कंट्री में वीक रहेगी क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो है
और इस कंट्री में लो रहेगी क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रेट लो है, यानी 2 एंड 4, कंट्री 2 एंड 4 हमारा आंसर होना चाहिए। सो कंट्री 1 एंड 2 नो, कंट्री 1 एंड 3 नो, कंट्री 2, 3 एंड 4 नो, कंट्री 3 और 4 नो। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कोई करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं C3 को, तो फिर हमारा सी आंसर सही बन जाता है। इन एनी केस जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा कंट्री 1 एंड कंट्री 3। तो ये हमारा आंसर रहा, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आएगा। कंट्रीज हमने बताना है वीक, तो वीक 2 एंड 4 के लिए रहेगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 एंड 4। तो अगर वो कहता है होम करेंसी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो फिर आंसर हो गया था हमारा बी। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन है कि होम करेंसी वीक रहेगी, तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 एंड 4 का। सो आई होप कि हमने इसको ठीक से लिंक कर लिया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव वीक फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू रहेगी वो वीक रहेगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो होम करेंसी रहेगी उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहेगी बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा यहाँ पे पैरामीटर नंबर 3 है। एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। पहले तो हमें ये पता हो कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी होता क्या है। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी मीन्स जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट को लो कर देता है, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो होम करेंसी स्ट्रांग होगी। उसके अपोजिट होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इसके अपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आमतौर के ऊपर इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो लिक्विडिटी है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कर देता है CRR और SLR को इंक्रीज करके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी वो वीक पड़ जाती है, लो हो जाती है। और ऊपर हमने देखा था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, हाई है, तो करेंसी वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो दिस मीन जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस कॉन्ट्रैक्शनरी है तो होम करेंसी वीक होगी। तो यहाँ पे एक्सपेंशनरी है, होम करेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी है, होम करेंसी वीक रहेगी। तो हमने फॉरेन करेंसी का अपोजिट बताना है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम होम करेंसी का बता देते हैं अपोजिट में तो ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी का आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी वीक रहने वाली है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे होम करेंसी जहाँ स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो नंबर 1 में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और नंबर 3 में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो उस केस में फॉरेन करेंसी वीक रहेगी। सो 2 एंड 4 ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे होम करेंसी वीक रहेगी। C1 एंड C3, कंट्री 1 एंड कंट्री 3, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी है जो वीक रहेगी क्योंकि होम करेंसी स्ट्रॉन्ग रहेगी।
यस, ये हमारा आंसर बन गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। तो इसको जब आप रिलेट कर लेंगे, जब आपको बेसिक फंडा क्लियर होगा, तो आप आसानी से इनको रिलेट कर लेंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कर सकेंगे। अब इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो लाइव क्लास आपने ज्वाइन किया इस समय, तो क्या ये पास करने के लिए काफ़ी है? फ्रेंड्स, नो, लाइव क्लास इज़ नॉट एनफ, क्योंकि हम इसमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। लेकिन लाइव क्लास जो है यूट्यूब के ऊपर जो फ्री है, तो इससे आपको हेल्प जो मिलती है वो है कि आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। लेकिन पास करने के लिए पेपर को आपको फुल सिलेबस को प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर ये प्रेपरेशन आप IIBF बुक्स को यूज़ करके कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने के लिए फिर आप इसको बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, और इस प्रोसेस में आपका लॉट ऑफ टाइम स्पेंड होता है। इन बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो गिवन हैं, लेकिन कम क्वेश्चंस हैं, थोड़े हैं, जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और केस स्टडी इन बुक्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत कम आपको कहीं कहीं केस स्टडी से मिलेंगी। और इस सारे प्रोसेस में व्हाट हैपन्स, यू आर नॉट एबल टू पास द एग्जाम, तो आप पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के अंदर हम जैसे आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर देते हैं, जिससे आपका टाइम भी लॉट ऑफ सेव हो जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, तो जिससे आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। हमारे केस स्टडी पैकेज में आपको उसी प्रकार की केस स्टडीज़ मिलेंगी जैसी केस स्टडी इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारी केस स्टडी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, आपके बहुत सारे फंडाज क्लियर हो जाएंगे, और आई एम श्योर जब आप इनको यूज़ करते हैं तो पेपर को एक ही बार पास करने की हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो हमारी वेबसाइट में कोर्स पेज में जाइए और वहीं पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, और ये हमारी ऐप के थ्रू भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमारी ऐप को यूज़ करें या हमारी वेबसाइट को यूज़ करें, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दीज कोर्सेज एंड इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू द एग्जाम। Let us now go to question number 4. So question number 4 रिलेट करता है इंटरेस्ट रेट्स को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बेस्ड ऑन फिजिकल पॉलिसी स्टांस, सो पहले फिजिकल पॉलिसी स्टांस को ले लेते हैं। द होम करेंसी इज लाइकली टू रिमेन वीक इन विच कंट्री। सो फिजिकल पॉलिसी का स्टांस क्या है? सो फिजिकल पॉलिसी का स्टांस है एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। तो अगर फिजिकल पॉलिसी के ये स्टांस हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो होम करेंसी लाइकली टू रिमेन वीक इन विच कंट्री, सो किन कंट्रीज के अंदर जो होम करेंसी है वो वीक रहने वाली है। तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि फिजिकल पॉलिसी के ये दो स्टांस क्या हैं। तो फिजिकल पॉलिसी का स्टांस जब एक्सपेंशनरी होता है तो इसका मीनिंग क्या है? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का स्टांस का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी कौन अनाउंस करता है? गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो भी बजट के थ्रू। तो अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा होगी, सो देयर विल बी मोर ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और जो टैक्स होंगे वो रिलेटिवली लो होंगे। सो टैक्स रेट्स लो होंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, तो गवर्नमेंट का पर्पस होगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो वो इंक्रीज करे। तो अल्टीमेटली फिजिकल पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करना है। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी इसके अपोजिट होगा। कॉन्ट्रैक्शन में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करती है
और टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देती है। सो टैक्स जो है वो हाई हो जाएंगे, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो लो हो जाएगी। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो हो जाएगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ लो होगी, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ लो होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा इम्पैक्ट हम देख चुके हैं कि जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है तो वहाँ होम करेंसी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ लो है वहाँ होम करेंसी वीक रहेगी। तो दिस मीन हमने क्वेश्चन का आंसर देना वीक कहाँ पे रहेगी, तो दिस मीन इस केस में वीक रहेगी और इस केस में वीक रहेगी, नंबर 2 एंड नंबर 4 में वीक रहेगी। तो देखिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या है। 1 एंड 4 नो, ये रॉन्ग हो गया। 1 एंड 2 ये भी रॉन्ग हो गया। देन 3 एंड 4 ये भी रॉन्ग हो गया। 2 एंड 4 तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो इन कंट्रीज में ये वीक रहेगी। तो हमने इसको फंडा के साथ रिलेट कर लिया, फंडा को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए और आसानी से हमने क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको पहले रिमूव करता हूं। सो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट विच कंट्री इज लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होम करेंसी। अगर इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं, अब इंटरेस्ट रेट हमारे पास किसी कंट्री में लो है, किसी कंट्री में हाई है, किसी कंट्री में हाई है, किसी कंट्री में लो है। अब इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या रहता है? तो इंटरेस्ट रेट जिन कंट्री में लो होते हैं तो वहाँ फॉरेन कैपिटल फ्लो करती है, वहाँ फॉरेन कैपिटल आती है। जहाँ फॉरेन कैपिटल आएगी तो वहाँ पे जो फॉरेन करेंसी का फ्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा, फॉरेन करेंसी फ्लो इंक्रीज करेगा। और फॉरेन करेंसी फ्लो जब इंक्रीज करेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो दैट मीन उस केस में जो होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो दिस मीन जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट लो है तो वहाँ जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट हाई है, नॉट लो, मैं अपोजिट बता गया इसका। जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट हाई है वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगी, जिसके कारण फॉरेन करेंसी का फ्लो होगा, डॉलर्स ज़्यादा आएंगे और होम करेंसी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। क्योंकि फॉरेन करेंसी ज़्यादा रही तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम रहेगी। ऑन द अदर हैंड जिन कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो वहाँ की फॉरेन करेंसी, वहाँ की जो करेंसी है, ये एक सीधा इम्पैक्ट होता है। जिन कंट्री के इंटरेस्ट रेट लो होंगे वहाँ की जो करेंसी होगी उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। और हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं। शॉर्ट टर्म में अपोजिट रहता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो करेंसी का फ्लो होता है, जिसके कारण होम करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि रीपेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, प्रिंसिपल की पेमेंट्स हैं, तो उसके चलते हुए होम करेंसी की वैल्यू वीक बन जाती है। तो दिस मीन अगर इंटरेस्ट रेट लो होंगे, सो जिन कंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट रेट लो होंगे तो कैपिटल की कॉस्ट लो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे इम्प्रूव करेगी। तो जिन कंट्री में इंटरेस्ट रेट लो है तो वहाँ की करेंसी, होम करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। जिन कंट्री में इंटरेस्ट रेट हाई है वहाँ की होम करेंसी वीक होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे वीक होगी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे वीक होगी। तो हमने बताना है स्ट्रॉन्ग होम करेंसी वाले कंट्रीज इस केस में कौन कौन से हैं। तो दिस मीन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 ये हमारे आंसर होने चाहिए।
तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो कंट्री 1 एंड 2 नो, कंट्री 1 एंड 3 नो, कंट्री 1 एंड 3 नो, कंट्री 1 एंड 4। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। तो अब हम बात करेंगे स्पेकुलेटरी फोर्सेस को लेकर के, जो लास्ट पैरामीटर है उसके बेसिस के ऊपर क्या क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन स्पेकुलेटरी फोर्सेस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी विल हैव मोर वॉलेटिलिटी। तो स्पेकुलेटर फोर्सेस के बेसिस के ऊपर, स्पेकुलेटर फोर्सेस क्या होती हैं? स्पेकुलेटर फोर्सेस मींस वो लोग, वो एंटिटीज जो फ्यूचर में करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए या डिक्रीज करते हुए देखते हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, वो महंगी होने वाली है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सस्ती होने वाली है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि महंगी होगी तो आज परचेज कर लेते हैं और फिर जैसे बढ़ेगी प्राइस उस समय बेच देंगे, तो इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। तो अगर स्पेकुलेशन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, यानी स्पेकुलेटरी फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो इट मीन फॉरेन करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा होगी, होम करेंसी की वैल्यू की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका आधार नहीं केवल एक्सपेक्टेशन है। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव फोर्सेस होंगे वहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ स्पेकुलेटर्स वीक होंगे, यानी लोग जेन्युइन पर्पस के लिए ही परचेज करते हैं, तो वहाँ जो वॉलेटिलिटी है वो लो होगी। तो दिस मीन हमने बताना है वॉलेटिलिटी ज़्यादा कहाँ पे होगी। तो जहाँ स्पेकुलेटिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो नंबर 1 एंड नंबर 4 ये हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। C1 कंट्री 1 एंड कंट्री 2 ये हमारा आंसर नहीं है। कंट्री 1 एंड कंट्री 3 ये भी हमारा आंसर नहीं है। कंट्री 2 एंड कंट्री 3 ये भी हमारा आंसर नहीं है। कंट्री 1 एंड 4 तो ये हमारा आंसर है। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। सो देखिए कितने इंटरेस्टिंग हमारे क्वेश्चंस बन गए हैं। हमने इसको लिंक कर लिया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको पता है तो फिर आप केस स्टडीज़ में एंजॉय भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। फ्रेंड, इसी प्रकार की बहुत सारी केस स्टडीज़ हमारे ऐप के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएंगी। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसा मैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड के ऊपर बता चुका हूँ। तो चलिए आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर नहीं। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, और कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर। यानी अगर आप लाइक करते हैं तो दिस मीन यू विल बी हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी क्लासेस आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई क्लास आपको मिस ना हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलें अब इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।